हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने छूटे हुए प्रश्नों को हल करने के लिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी हम क्लास 10th का जितना ही मॉडल क्वेश्चन है उसका हल करवा रहे हैं। तो उसी के बीच हम जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड का क्लास 10th साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर हल करवा रहे थे, जिसमें कि हम मॉडल क्वेश्चन का 38 नंबर तक हल करवा चुके हैं। अभी हम चलेंगे 39 नंबर में। चलिए फटाफट सवाल को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं या इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए 39 नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल नहीं, यहाँ पर उत्तल होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है ना, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम हल करते हैं। देखिए फिर से एक बार सवाल को पढ़ेंगे हल करने के समय। चलिए यहाँ पर इसका हम अब हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसका हल करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं एच मतलब कि वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिया वस्तु का ऊंचाई एच बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी की एफ बोलते हैं। और यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा प्लस में होता है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 10 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक दिया है वस्तु दूरी मतलब कि यू कितना दिया है, तो 25 सेंटीमीटर दिया है, और वो यू हमेशा होता है उत्तल रे चाहे अवतल माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है भी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, और एच पूछा है एच डैश, एच नहीं एच डैश पूछा मतलब प्रतिबिंब का क्या बोलते हैं ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका अब हम हल करते हैं। हल करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसका सबसे पहले फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1 में यू, ये होता है फॉर्मूला। 1/f का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए f का मान दिया हुआ है 10, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आपके सामने कलर चेंज। तो 1/, हो गया 10, ठीक है ना, बराबर 1/v का मान नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, और माइनस 1 में u का मान दिया है -25, ठीक है। तो -25 लिख दिए, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। और ये देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस 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 गुना होगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम फिर से बनाते हैं साफ साफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर था 1 में कितना था, 1 में 10, ठीक है ना। और ये बराबर के इस पार था 1 में भी, ठीक है, ये था भी, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 में 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 में ये वाला रहा 10, और ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा -1/25, ठीक है। और ये बचेगा -1/भी। अब देखिए फिर से हल करते हैं, इधर हम इसका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये 10 और 25 का अगर हम लसा लेंगे तो आएगा 50, ठीक है ना। तो 10-25 का लसा आ गया 50। और देखिए यहाँ पर 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 50 आएगा, ठीक है ना। तो 5 बार, ठीक है ना। तो 5 से कम 5 को ऊपर से गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 5 से कम 5। और ये माइनस वाला चिन्ह को यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक है ना। 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा 2 बार, 2 लिख दिए, ठीक है ना, बराबर 1/में भी। अब देखिए 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 कितना हो जाएगा 50, सॉरी यहाँ पर 50, एक सेकंड 50 बराबर 1 बचेगा भी। अब देखिए 3 भी इधर से गुना होगा, इधर 50, ठीक है ना। चलिए ये गुना हुआ तो ये हुआ 3 भी बराबर 50, और यहाँ पर देखिए भी बराबर हो जाएगा 50/3, ठीक है, 50/3। अब जब भी बराबर हम लोग 50/3 भागा देंगे 50 को 3 से तो आ जाएगा आपका 16.66 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि भी प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा कि प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के किधर, देखिए ये किस में आया है, प्लस में आया है, लेंस के बायां ओर बनेगा, ठीक है, सॉरी लेंस के दायां ओर बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस से इस प्रकार से, ठीक है, इधर बनेगा दायां ओर, ठीक है। तभी तो चलिए अब यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, यानी कि एच डैश बराबर क्या होगा, ठीक है। तो एच डैश निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है एच डैश बट्टे एच बराबर v/में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एच डैश का मान तो हमको निकालना है, तो एच डैश की जगह लिखेंगे एच डैश, ठीक है। और ये एच का मान हमको दिया हुआ है 5, तो लिख दिए 5 बराबर भी का मान यहाँ पर मेरा आया है, भी का मान आया है 16.66, और मेरा यू का मान जो है वो मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना, यू का मान दिया हुआ है -25, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे -25 H1 हो जाएगा, एच डैश H1 नहीं एच डैश, और ये 5 गुना 16.66, ठीक है ना। चलिए अब इसको यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। हाँ ये देखिए साफ़ हो गया। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -25 एच डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा 16.66 गुना में चल जाएगा 5, और यहाँ पर बट्टा में बच जाएगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बदले 2 जीरो बैठेगा, ठीक है, पॉइंट के बदले 2 जीरो बैठेगा। और यहाँ पर हम काट सकते हैं 5 कम 5
5 दूनी के 10 और ये वाला 0, ठीक है। फिर से एक बार इसको काट सकते हैं, इसको और इसको। 2 दहिये होता है 20, ठीक है, और 2 अट्ठे होता है 16, और ये वाला 2 तो 6 है, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ठीक है ना। ये कट गया, बच गया मेरे पास -25 एच डैश बराबर, यहाँ पर देखिए 833, ठीक है ना। 8 3 3 और ये नीचे बचा है 10। तो देखिए एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसका कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, आपको सुविधा होगा। यहाँ पर एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट, यानी कि हो जाएगा कितना, 83.3, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा आपका h बराबर 83.3/-25, क्योंकि वो उधर भागा में था h के साथ। तो इसको जब हम लोग भागा देंगे तो आज का आपका आ जाएगा h बराबर 3.33। ये इसका आंसर है। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर। क्या पूछा है, एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध और एक 12 ओम का प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी मतलब कि स्विच सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्किट बनाना है, मतलब कि परिपथ का निर्माण करना है, ठीक है ना। आरेख बनाना है, मतलब सच का नहीं, आरेख बनाना है जिसमें ये चीज़ लगा होना चाहिए। क्या क्या चीज़, तो 2 वोल्ट का बैटरी 3 ठो, ठीक है ना, 2 वोल्ट का 3 ठो बैटरी लगा होना चाहिए। और उसके बाद एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। उसके बाद एक प्लग कुंजी होना चाहिए, सारा श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसका हम हल करते हैं, ठीक वहीं पर, ठीक है, जहाँ पर इसका हम हल बताया था आप लोग को इसके पहले वाला। देखिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ लेते हैं, एक प्रतिरोध हुआ, 2 प्रतिरोध हुआ और एक 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर ये रहा आपका क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परिपथ का तार, ठीक है ना। और इधर से हम लोग देते हैं यहाँ पर प्लग कुंजी, प्लग कुंजी ये हुआ, और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे सेल, ठीक है ना। सेल हमको कितना जोड़ना, ध्यान में रखना 3, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक सेल, ठीक है ना, एक सेल बना। फिर आपका ये वाला रहा दूसरा सेल, और ये वाला जो रहा, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला थोड़ा सा एक बार बड़ा होगा, तो ये रहा एक सेल, ठीक है ना। देखिए सेल का कहने का मतलब ये और ये इतना सा मिल करके एक सेल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेल ये वाला हुआ और एक सेल ये वाला हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, देखिए एक सेल तो आपका यहाँ पर दिख रहा है और एक सेल, इधर छोटा और इधर रहेगा बड़ा, तो 2 सेल हुआ, फिर इधर छोटा और इधर रहेगा बड़ा, ठीक है ना, ये वाला छोटा, तो इधर 3 सेल, 3 सेल, और यहाँ पर इसको ले जाकर फिर इधर से जोड़ देना है, ठीक है ना। इधर रहेगा ऋणात्मक सिरा और इधर रहेगा धनात्मक सिरा। ये बन गया आपका सामने, यहाँ 8 ओम और यहाँ पर 12 ओम, और एक कितना बीच में था आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा भूल गए यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा ऊपर में है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन का हल खत्म हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। देखिए मान के चलिए ये एक चुंबक है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेखा रहता है उस रेखा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, और इसका गुण क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसका आंसर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ है जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है। वे बंद वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और पूछा गया था कि इसका गुण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा परीक्षा में, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है ना। ये बंद वक्र है, यानी कि देखिए ये मान के चलिए कोई चुंबक है तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ घुसता है, यहाँ शुरू होता है यहाँ घुसता है, यहाँ शुरू होता है यहाँ, मतलब बंद होता है, कभी भी चालू नहीं होता है, खुला नहीं होता है, कहने का मतलब चालू मतलब खुला नहीं होता, बंद होता है, ठीक है। चलिए दूसरा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। देखिए मान के चलिए ये चुंबक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो ध्रुव है और ये जो ध्रुव है यहाँ पर घनी रहेगा, और बीच बीच में क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है, सघन नहीं रह पाएगा। 5 प्रकार का हम गुण बताएंगे आपको अभी। देखिए चौथा, देखिए यहाँ क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को द्योतक होती है, ठीक है ना। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे के बहुत निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्या है, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बस आपको इतना समझ लेना है, उतना आगे नहीं देखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 42 नंबर, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए।
देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन की अभिक्रिया भी बोलते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो 25 नंबर में है वही है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन अपचयन की अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का घटना, ठीक है ना। तो दोनों काम एक साथ होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ना भी चाहिए और ऑक्सीजन घटना भी चाहिए, तब उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर CuO है, ठीक है ना। तो CuO है तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन घट रहा है। और देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर, ठीक है। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र लिखें। अणुसूत्र और संरचना सूत्र। पहला ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन और मेथनॉल, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए, ए नंबर में था यहाँ पर ब्यूटेनोन। देखिए यहाँ पर मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट मतलब कार्बन यहाँ पर 4 होना चाहिए और उसी के अनुसार हाइड्रोजन, और यहाँ पर ब्यूटेनोन नोन आया है, ठीक है ना। यानी कि ये कीटोन समूह है, तो कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड रहेगा खाली स्थान, ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र बन जाएगा आपका ए नंबर वाला का, वो हो जाएगा आपका CH3C और ब्रैकेट में O, ठीक है ना। फिर हो जाएगा CH2 और CH3, ये हो जाएगा सूत्र। बी नंबर में क्या था, बी नंबर में था क्लोरोपेंटेन। मिथ इथ मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट मतलब 4, इसमें 5 कार्बन होना चाहिए और क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा C5H11 और Cl, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में क्या था, मेथनॉल। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है ना। मेथ एक ही नंबर में आ रहा है, मेथनॉल आपको ध्यान में रखना है, मेथनॉल। तो हो जाएगा C एक ठो और CH3 और ये ऑल समूह ऑल, ठीक है। तो OH हो जाएगा ऑल का। इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्या है, मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य बताइए, ठीक है ना। मतलब मनुष्य के अंदर, हम लोग के अंदर कौन कौन सा वो 3 हार्मोन है और उनका कार्य। चलिए आंसर देखिए, यहाँ पर एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। कहता है ये एक महिला सेक्स हार्मोन है जो जो मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म बोले या तो फिर चक्र बोले, गर्भावस्था और भ्रूण जनन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है ना। ये हो गया एक क्या चीज़, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। फिर एक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष में संश्लेषित सबसे महत्वपूर्ण सेक्स हार्मोन है जो यौवन, मांसपेशियों की वृद्धि और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और चेहरे के बालों के विकास को नियंत्रित करता है। चलिए अब एक हार्मोन और देख लेते हैं। देखिए एक हार्मोन यहाँ पे है इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर देता है। इसकी उपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। यह इंसुलिन हार्मोन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर, हमारी बदलती जीवन शैली अपने आराम के लिए अधिक से अधिक मशीनों के उपयोग के कारण भी ऊर्जा की मांग अधिक हो रही है। यह ऊर्जा की मांग की आपूर्ति परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नहीं पूरी हो पा रही है, ठीक है ना। अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब हो, जैसे कि मान के चलिए कि जो वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का, जैसे कि सौर ऊर्जा, उसका पवन ऊर्जा, ये हुआ ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। अब यूँ हो रहा है कि हम जैसे बिजली उत्पादन करना चाह रहे हैं, उसके लिए कोयला चाहिए, तो कोयला का जो भंडार है वो सीमित है। अगर कोयला का भंडार अचानक खत्म हो गया तो हम अब बिजली उत्पादन नहीं करने सकेंगे, इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी बात हम बाद में बताएंगे आपको। 46 नंबर, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हम क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर चलिए देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन एक आवश्यक अंग है। यह परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यह विकिरण मनुष्य के लिए नुकसानदायक होती है। देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें ओजोन नामक एक परत है, यदि ये ओजोन परत समाप्त हो जाए यानी खत्म हो जाए, पतला हो जाए, छिद्र हो जाए, तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आता है वो सीधे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमारे सतह में आ जाएगा, पृथ्वी के सतह में आ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के सतह में रहने वाले सजीवों में अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए
ओजोन परत का क्षतिज को हम लोग को रोकना चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसका उत्तर, इस प्रकार वाहन के उपयोग को यथासंभव अधिक सीमा तक कम किया जाना चाहिए। देखिए, वाहन से जो गैस निकलता है उससे भी ओज़ोन परत का छिद्र होता है। साथ ही साथ कई सफाई समाधानों में ऐसे रसायन होते हैं जो ओज़ोन परत को ख़राब करते हैं। ऑटोमोबाइल के अपने उपयोग को कम करें और ऐसे सफाई समाधानों का उपयोग करने से बचें जो पर्यावरण और लोगों के लिए हानिकारक है, ठीक है ना? आप जानते होंगे एक गैस होता है सीएफसी गैस, ठीक है ना? जो निकलता है रेफ्रिजरेटर से, एसी से, ठीक है नहीं? उसके साथ-साथ परफ्यूम से। तो सीएफसी गैस क्या करता है, ओज़ोन परत को छिद्र कर देता है। तो इस सब जितने भी चीज़ों से सीएफसी गैस निकलता है, उन सभी चीज़ों का अ, उपयोग को हम लोगों को बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए, जिससे ओज़ोन परत को बचाया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।